महात्मा गांधी ने अपनी अंतिम वसीयत लिखी। अपनी हत्या से एक दिन पूर्व 29 जनवरी को अपनी डायरी का अंतिम पृष्ठ लिखा था बापू ने। उसे बापू की अंतिम वसीयत कहा जाता है। देश आजाद हो गया है, लेकिन इस देश के 7 लाख गांव अभी भी गुलाम हैं। जब तक इस देश के 7 लाख गांवों को सामाजिक, आर्थिक और नैतिक आजादी नहीं मिलती, भारत की आजादी का कोई अर्थ नहीं होता। भारत का लोकतंत्र तभी जमीन पर उतरेगा जब वो पंचायत का लोकतंत्र बनेगा। पंचायत के लेवल का जब लोकतंत्र आएगा, पंचायत ही गांव में ग्राम स्वराज्य ला सकती है। ये बापू का सपना था। संविधान ने जो तीसरी सरकार, सेल्फ गवर्नमेंट, जो गांधी का स्वराज्य था, उस स्वराज्य को ही संविधान में समाहित किया गया और वही स्वराज्य आज गांव के लोगों को वो अधिकार दे रहा है जो किसी के सरकार होने का अधिकार होता है। एक लोक चेतना का लोक अभियान चलाया जाए इस देश में और उस लोक अभियान का आधार बने गांव की आजादी, जमीनी लोकतंत्र, सच्चा लोकतंत्र, असली आजादी, अर्थात गांधी के शब्दों में भारत के 7 लाख गांव की आजादी। ये दृष्टि है भारत के गांवों की, पंचायत की, पंच परमेश्वर के अवधारणा की। संविधान में वर्णित सेल्फ गवर्नमेंट अर्थात अपनी गांव सरकार यानी तीसरी सरकार के ताकत की। ये दृष्टि भी है संस्कृति, सभ्यता, संविधान, कानून और न्याय पंचायत की। आजादी के इतने वर्षों बाद भी Long years ago, we made a tryst with destiny. ये नजरिया भी है यायावर, जागरूक पहरुआ, विचारक, चिंतक, लोक जागृति प्रेरक डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण के उन प्रयासों की जिसे भगीरथ लोक अभियान की शक्ल में पंचायत की पंचशील के साथ उन्होंने आगे बढ़ाया है, ताकि ग्राम समाज जान सके और अपनी पंचायत की ताकत को हर पीढ़ी पहचान सके। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था ग्राम स्वराज। भारत के गांव जब तक आत्मनिर्भर और स्वावलंबी नहीं होते, तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता। युगों युगों पहले इस धरती पर कुछ भी नहीं था। हवा भी नहीं थी, जल भी नहीं था। तब ये धरती आग का सिर्फ दहकता दरिया थी। चारों ओर शून्य, महाशून्य था। जब वर्षा हुई तो जल से ये धरती जीवनदायिनी बनी और बन गया जलवायु। पंच महाभूत अग्नि, जल, वायु, धरती और आकाश से जीवन का उद्भव हुआ। बस यहीं से पंच परमेश्वर की अवधारणा खुलकर मुखर हो उठी। वैदिक वांग्मय की ऋचाओं के गान के साथ जो अनुगूंज आरंभ हुआ, उसने सभ्यता, संस्कृति को जन्म दिया। आरंभ हो गई समिति समानी यानी ऋषि कुल में व्यवस्थाएं,
जो सृष्टि के संविधान के अनुरूप मुखर होती रही। परिकल्पनाएं जुड़ती रही, संवरती रही। गांव बने। एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में गांवों ने समाज का विस्तार किया। संवाद, सहमति, सहयोग, सहभाग और सहकार जैसी पंच शक्तियों ने ऐसी जीवन व्यवस्था को जन्म दिया जिसे पंचायत के रूप में स्थान मिला। वैदिक काल में जिन सभा और समितियों को देखते हैं उनका रूप या उनकी एक व्यवस्था और पंचायत की व्यवस्था, ये दोनों भिन्न थी। हर गांव एक छोटा स्वायत्त राज्य के रूप में रहा। सभा और समितियों की भावना से पंच परमेश्वर प्रतिष्ठित होते रहे। पंच परमेश्वर की समझ जो बनी वो इसी समय में आकर के बनी और उसकी एक नई समझ बनी। जब ये समझा कि पंच का मतलब होता है एक तरह से ओपिनियन लीडर। गांव में जहाँ भी 5 लोग हों, जिसको सबसे काबिल, सबसे समझदार और जो निष्पक्ष होता था उसको वो कहते थे आप पंच हो जाओ। तो पंच का मतलब ओपिनियन लीडर होता था, एक ऐसा व्यक्ति जो राग द्वेष से परे होता था। और परमेश्वरत्व तो सद्विवेक था। तो अर्थात पंच परमेश्वर का मतलब ये समझ में आया कि विवेकवान नेतृत्व, एक ऐसा नेतृत्व जो विवेकवान होता हो। समय आगे बढ़ता रहा। रामायण काल में भी पंचायतों का अस्तित्व प्रभावी रूप में दिखता है। गांव, पंचायत और राज्य किसी सहज सामाजिक सभा का सा स्वरूप तब देखने को मिलता है। महाभारत काल आया तो सभाओं, मंत्रणाओं और पंचायतों ने एक नई वैचारिक धुरी को स्थापित किया। समय चक्र आगे बढ़ता रहा। शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। महात्मा गौतम बुद्ध के ज्ञान से संघम शरणम की अवधारणा आगे बढ़ी और सम्राट अशोक के शासन काल में भी पंचायतों का स्थापित स्वरूप दिखता है। आदि शंकराचार्य के ज्ञान विस्तार में संवाद का माध्यम सभा और संस्कृतियां बनी। भारतीय संस्कृति पुष्पित पल्लवित होती रही। सभाओं और गांव समाज के साथ पंच परमेश्वर की अवधारणा भी आगे बढ़ती रही। ऐतिहासिक कालखंडों में झांकें तो पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में पंचायतें पूरी तरह से गांव और जीवन का अविभाज्य अंग बन चुकी थीं। भारत की समृद्धि और न्यायपूर्ण व्यवस्था के पीछे पंचायत प्रणाली का मुख्य योगदान रहा। चंद्रगुप्त मौर्य का काल जो है वो और चाणक्य का काल वो एक केंद्रीय राज्य सत्ता के निर्माण का काल था। जो लोक जीवन था वो पंचायतों के द्वारा संचालित होता था। विद्वान चाणक्य के वाक्यांश काल सत्ता को प्रतिबिंबित करते हैं और चाणक्य ने उसी अर्थ में उसको महत्वपूर्ण माना था और उसने कहा था एक गांव होगा, फिर 10 गांव को मिला करके एक क्षेत्र बनेगा, 100 गांव का एक बनेगा, फिर कहता था जिला बनेगा। इस तरह वो उस पूरे जो मौर्य साम्राज्य था उस मौर्य साम्राज्य को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर उन पंचायतों के पूरे ढांचे की परिकल्पना करता था। जिनके हाथों में दंड है, जिनके हाथों में सत्ता है, वे ही राष्ट्रीय संदर्भों में सोचना ना चाहें, वे ही राष्ट्रीय हितों की अवहेलना करें तो जन सामान्य से राष्ट्रीय चरित्र की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? युग बीतते रहे। मुगल काल में भी पंचायत की व्यवस्था अक्षुण्ण बनी रही। मुस्लिम शासकों ने गांवों और गांवों के जीवन में कोई दखलंदाजी नहीं की, बल्कि पंचायतों के स्थायित्व को आगे बढ़ाया। गांव में जो पंचायतों का कार्य था या पंचायतों के द्वारा जो गांव की व्यवस्था होती थी, व्यवस्था गांव के सुशासन की भी और गांव के विकास की भी, वो व्यवस्था यथावत बनी रही
गांव अपने आप में उस अर्थ में स्वावलंबी रहा, पंचायतें ही उसका नियमन करती रही। राज्य व्यवस्था और लोक जीवन के बीच संवाद का माध्यम किस तरह से पंचायतें सेतु बनकर उभरी थी, तब ये भी पता चलता है। मनुष्य ने अपनी एक सहज जीवन शैली शुरू की, बैठ करके आपस में चर्चा करना, अपनी समस्याओं का समाधान करना, विवादों को निपटाना। उसको जब गांव स्तर पर होता था तब हम उसको पंचायत कहते थे। वही जब एक राज्य के स्तर पर जनता को बुलाकर बैठाया जाता था, उनके द्वारा राजा सलाह लेता था या निर्णय में उनको भागीदार बनाता था, तब हम उसको सभा और समिति कहते थे। ब्रिटिश हुकूमत का काल आया तो लोक संस्कृतियों में समाहित अनुकृतियों पर दमन चल पड़ा, परंपराएं नष्ट की जाने लगी। गांवों में गुलामी और पंचायत प्रणाली का दमन कुचक्र के साथ आगे बढ़ चला। सत्रहवीं शताब्दी में जब ट्रेवेनियर पर्यटक भारत आया तो उसने भारत के गांवों की एकता और सहयोग की प्रशंसा की और कहा कि भारत के गांवों की संज्ञा एक बड़े परिवार के समान थी। बस गांव, समाज और ग्राम पंचायतों में दरार डाली जानी आरंभ हो गई। धीरे धीरे पंचायतों की ताकत का गांवों से लोप होता गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1812 में गुप्त कमेटी की रिपोर्ट में ग्राम वासियों के संगठन में कोई अवरोध नहीं पाने की बात कही। अंग्रेजों ने 1812 में एक गुप्त कमेटी बनाई थी। गुप्त कमेटी की रिपोर्ट ये बात कहती है, गुप्त कमेटी की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि इस देश में बड़ी बड़ी रियासतें थीं। उन रियासतों के बावजूद, और वो रियासतों, हर रियासत का लगभग एक चरित्र था, स्वभाव था या उनके व्यवहार में था कि वो रियासतें कभी भी गांव के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करती थी। पंचायतें अपने आप काम करती जाती थी, पंचायतों का यथावत था। 1857 में जब जंग आजादी का बिगुल बजा तो भारत के गांवों की समृद्धि और आत्मनिर्भरता सर्वाधिक प्रभावित हुई। अठारह में जब विक्टोरिया का फरमान मैग्ना कार्टा जारी हुआ तो नई कहानी का जन्म हुआ। एक नवंबर 1858 को ये घोषणा हुई और उस घोषणा पत्र को देश में अलग अलग जगहों पर पढ़ा गया। इस मिंटो पार्क में भी वो घोषणा पत्र पढ़ा गया था। ये भारत का मैग्ना कार्टा था। जब भारत की सत्ता को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया और 1882 में लॉर्ड रिपिन का प्रस्ताव, जो पंचायतों और नगर पालिकाओं के स्वायत्तता का था, एक स्थानीय सरकार के रूप में उनकी स्थापना का था, उसे पंचायतों का या स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आजादी के बाद संविधान निर्माण में गांधी जी की परिकल्पना संविधान सभा पूरी नहीं कर सकी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था को नया अमली जामा देने का प्रयास आरंभ किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सुझाया कि संविधान का ढांचा ग्राम पंचायतों के अनुसार हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सामुदायिक कार्यक्रम के रूप में पंचायत की नए धरातल की तलाश आरंभ हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1959 में पंचायती राज की शुरुआत की। बलवंत राय मेहता कमेटी के सुझावों पर नए रूप में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई। किंतु फिर भी सन्नाटा और लाचारी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने ग्राम पंचायतों को संपूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और पंचायतों को पुनर्प्रतिष्ठित कराने की बात कही। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पंचायतों के लिए
चौखंबा राज्य का एक ढांचा का मार्ग सामने रखा। लोहिया का जो चौखंबा राज्य था वो वास्तव में चौखंबा राज्य इसी बात के लिए था, वो कहते थे कि भारत की राज्य व्यवस्था के 4 समान प्रतिष्ठा और अधिकार वाले 4 खंभे होंगे। एक खंभा गांव होगा, दूसरा जिला होगा, तीसरा राज्य होगा और चौथा केंद्र होगा। विनोबा भावे ने पंचायतों को ग्राम परिवार की भावना से जोड़ा और संविधान निर्माताओं ने पंचायतों को ग्राम गणतंत्र के रूप में उसे चिन्हित किया। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की ताकत को पहचाना और कहा, पंचायत लोकतंत्र एक क्रांति है। आजादी के बाद संविधान में वायदा करा था कि हम हमारे लोकतंत्र के जो तीसरा कतार है उसे हम मजबूत करें। इसे हमें ठीक करना है तो हमें नीचे पंचायती राज की संस्थाओं को मजबूत करना। लगभग 25 वर्षों के अंतराल के बाद 21वीं सदी में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने समय और काल की नब्ज को देखते हुए पंचायती राज व्यवस्था के साथ जो आयाम जोड़ा, उसने गांव समाज के विकास और खुशहाली की नई राह आगे बढ़ा दी। ग्रामोदय का बीड़ा उठा लीजिए, ग्रामोदय का संकल्प लेके चल पड़िए। आज से हम शुरू करें, अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है, अविराम चलते रहना है, गांव के सपनों को पूरा करके रहना है। महात्मा गांधी की 2019 में 150 साल होंगे, उस समय गांधी के सपनों का गांव बना करके रहेंगे, ये निर्धार करके चले। ग्राम सभाओं और पंचायतों की महती सत्ता का यही पर्याय भी है, क्योंकि पंचायत से पावन गांव हैं, पंचायत से तीर्थ गांव हैं। आज हम बापू की समाधि राजघाट पर है। वास्तव में अब समय आ गया है कि बापू ने अपनी अंतिम वसीयत में जिस गांव की आज़ादी की बात की थी, 7 लाख गांवों की आज़ादी की बात, उसकी शुरुआत करने का समय आ गया है। उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। और देश में जब तीसरी सरकार के रूप में, सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में, जो देश की तीसरी सरकार है और संविधान ने तीसरी सरकार के रूप में जब पंचायतों को स्थापित कर दिया है, उसे मान्यता दे दी है, तो उन्हीं पंचायतों को माध्यम बना करके भारत के गांव की आज़ादी का बिगुल बजना चाहिए और पूरे देश में एक जागरूकता फैलनी चाहिए। उठो, जागो, आगे बढ़ो, सत्ता के दलालों का खात्मा करो, लोकतंत्र की ताकत बनो और पंचायत के समरस गांव बनाओ। तीसरी सरकार यानी अपनी गांव सरकार, पंचायत की शक्ति बनो।